हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। इसे कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाबों के अंतर्गत पहला पढ़ेंगे हम परासरण दाब के बारे में। किसके बारे में? परासरण दाब या ओपी। ओपी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछले वीडियो में हमने परासरण के बारे में अध्ययन किया था और उस परासरण के साथ साथ हमने परासरण दाब के बारे में भी पढ़ा था। तो यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो हो जाएगी परासरण क्रिया के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न वह दाब जिसके कारण परासरण क्रिया रुक जाए। परासरण दाब कैसे होता है? तो परासरण दाब की डेफिनेशन होती है कि परासरण क्रिया के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न वह दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाए क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। देखिएगा, जब विलायक में विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो परासरण दाब का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमें विलायक के अंतर्गत विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं, अर्थात जो विलयन जैसे जैसे सांद्र होता जाता है वैसे वैसे परासरण दाब का मान भी बढ़ता चला जाता है। बात करें हम यदि शुद्ध जल की, शुद्ध जल का परासरण दाब क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि शुद्ध जल के अंतर्गत किसी प्रकार का विलेय नहीं होता है, इसीलिए शुद्ध जल का परासरण दाब हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। परंतु यदि अधिक सांद्र विलयन की बात करें, इसकी बात करें अधिक सांद्र विलयन, तो अधिक सांद्र विलयन का परासरण दाब कैसा होगा? अधिक होगा। शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे विलयन में जैसे जैसे विलायक के अंतर्गत विलेय की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात विलयन अधिक सांद्र होता जाता है, परासरण दाब का मान भी अधिक होता जाता है। तो अधिक सांद्र विलयन का परासरण दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जैसे कोशिका का परासरण दाब अधिक होता है तो उसको जल की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड है स्फीत दाब।
जिसे टीपी से प्रदर्शित करते हैं। टीपी का होता है टर्नर प्रेशर, मतलब सफेद दाब। ये है पादप कोशिका। इस पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के भीतर की ओर पतली झिल्ली पाई जाती है जो कहलाती है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में एक बड़ी तंत्रिका पाई जाती है। तो देखो, जब अंतःपराशरण की क्रिया होती है, अंतःपराशरण अब पढ़ चुके, तो जब अंतःपराशरण की क्रिया होती है तो अंतःपराशरण की क्रिया के द्वारा जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर? अंतःपराशरण। कौन सी क्रिया हो रही है? अंतःपराशरण की क्रिया हो रही है। तो जब अंतःपराशरण की क्रिया होती है पादप कोशिका में, तो जो जल है ये जल कोशिका की रिक्तिका में प्रवेश करता है, जिससे रिक्तिका का आयतन बढ़ता है। तो देखो, जल अंतःपराशरण द्वारा रिक्तिका में प्रवेश करेगा, जिससे क्या होगा? रिक्तिका के आयतन में वृद्धि होगी तो देखो, अंतःपराशरण के द्वारा जब रिक्तिका में प्रवेश किया तो रिक्तिका के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब रिक्तिका के आयतन में वृद्धि होगी तो दाब किस पर लगेगा? कोशिका झिल्ली पर, सॉरी जीव द्रव्य पर। रिक्तिका किस पर दाब लगाएगी? जीव द्रव्य पर। तो किस पर? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य? कोशिका द्रव्य पर दाब। कोशिका द्रव्य पर दाब। और जब कोशिका द्रव्य पर दाब लगेगा तो कोशिका द्रव्य किस पर दाब लगाएगा? कोशिका झिल्ली पर। कोशिका झिल्ली पर दाब लगेगा। तो देखो, इसमें दाब के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब किसी पादप कोशिका में अंतःपराशरण के द्वारा जल प्रवेश करता है तो रिक्तिका के आयतन में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही रिक्तिका के आयतन में वृद्धि होती है तो रिक्तिका की जो झिल्ली है टोनोप्लास्ट, वो किस पर दबाव डालती है? कोशिका द्रव्य पर। क्योंकि तो इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य।
तो तृतीया किस पर दाब लगाएगी? कोशिका द्रव्य पर दाब लगाएगी। और जब कोशिका द्रव्य पर दाब का मान बढ़ जाएगा तो कोशिका द्रव्य किस पर दाब लगाएगा? कोशिका झिल्ली पर। किस पर दाब लगाएगा? कोशिका झिल्ली पर। तो हम कह सकते हैं कि जब अंतःपराशरण की क्रिया होती है तो उस समय कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगने वाला दाब कहलाता है टीपी, मतलब स्फीत दाब कहलाता है। तो कोशिका की स्फीत अवस्था में कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है? स्फीत दाब कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जब कोशिका में लगातार जल प्रवेश करता रहता है तो जो कोशिका द्रव्य है ये लगातार इस कोशिका झिल्ली पर दबाव बढ़ाता रहेगा। जब लगातार इस कोशिका झिल्ली पर दबाव बढ़ता रहेगा तो एक अवस्था ऐसी आ सकती है कि यह कोशिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। लेकिन हमें पता है कि जो पादप कोशिका है वो कभी भी फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका के चारों ओर मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तो इस पर एक दाब काम करता है। तीसरा दाब है भित्ति दाब। भित्ति दाब इसे WP से प्रदर्शित करते हैं। WP का अर्थ होता है वाल प्रेशर। तो भित्ति दाब को WP या वाल प्रेशर कहते हैं। तो देखिएगा जब अंतःपराशरण के द्वारा कोशिका में जल प्रवेश करेगा और कोशिका कैसे हो जाएगी? पूर्ण स्फीत अवस्था में हो जाएगी, अर्थात कोशिका फूल जाएगी। तो उस समय जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका भित्ति बाहर से भीतर की ओर एक दाब लगाती है। किस पर? कोशिका झिल्ली पर। तो जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका भित्ति अब किस पर दाब लगाएगी? भीतर की ओर इस कोशिका झिल्ली पर दाब लगाती है। वो दाब कहलाता है भित्ति दाब। क्या कहलाता है? भित्ति दाब। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका की पूर्ण स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? भित्ति दाब या वाल प्रेशर कहलाता है। इस भित्ति दाब का जो मान है किसके बराबर होगा? टीपी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टीपी के। अर्थात कोशिका की पूर्ण स्फीत अवस्था में टीपी का मान यही हो गया कि WP का मान किसके बराबर हो जाएगा? टीपी के बराबर। कब? जब कोशिका पूर्ण स्फीत होगी। तो कोशिका की स्फीत अवस्था में भित्ति दाब का मान किसके बराबर हो जाएगा? टीपी के। तो यहां देखो कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो गई तो WP TP के बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा कि जब कब तक प्रवेश करेगा इसमें? जब तक कि TP का मान OP के बराबर नहीं हो जाता। TP बराबर OP। क्योंकि कुछ देर पहले हमने पढ़ा पराशरण दाब के बारे में। क्या पढ़ा था? कि कोशिका का जो पराशरण दाब है जितना अधिक होगा उस कोशिका को उतनी अधिक जल की आवश्यकता होती है। और जब कोशिका को जल की आवश्यकता होती है तो अंतःपराशरण के द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करता है। और जैसे जैसे जल है वो कोशिका में प्रवेश करेगा तो OP का मान घटता जाता है। देखिएगा जैसे जैसे अंतःपराशरण के द्वारा जल इस कोशिका में प्रवेश करेगा तो पहले OP क्या था? अधिक था। OP क्या था? अधिक था। जल प्रवेश किया तो OP के मान में क्या आई? कमी आने लग गई। OP के मान में क्या आने लग गई? धीरे धीरे कमी आने लग गई। जब OP के मान में धीरे धीरे कमी आने लगती है तो जो कोशिका का स्फीत दाब है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब कोशिका पूर्णतः फूल जाती है। जब कोशिका पूर्णतः फूल जाती है अर्थात कैसी हो जाती है? कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। जब पूरी कोशिका फूल जाएगी तो उस अवस्था को हम कहेंगे स्फीत अवस्था। तो जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है तो उस समय
जो ओपी है, इस ओपी का मान किसके बराबर हो जाता है? टीपी के बराबर, क्योंकि ओपी घट रहा है और टीपी बढ़ रहा है। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जो ओपी जितना घटा उतना टीपी बढ़ गया, तो दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो कोशिका पूर्ण स्फीत कोशिका कहलाती है। तो देखो जब ये दोनों बराबर हैं, क्या है? दोनों बराबर हैं, उस समय जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति भी क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। क्या लगाएगी? दाब। किस पर? कोशिका झिल्ली पर। वो कहलाता है भित्ति दाब। और जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है तो हमने कहा कि WP का मान किसके बराबर हो जाती है? TP के बराबर हो जाता है। और जब भित्ति दाब का मान है वो TP के बराबर हो जाएगा तो कोशिका फटती नहीं है, क्योंकि कोशिका फटेगी नहीं। तो ये था स्फीत दाब और भित्ति दाब। अब देखो हमने दो चीज समझनी है कि जो स्फीत दाब है, ये स्फीत दाब तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। स्फीत दाब जो है टीपी, ये टीपी कहां लगेगा? केंद्र से बाहर की ओर। जब केंद्र से बाहर की ओर होता है तो कौन सा होता है? अपकेंद्रीय क्रम में। कौन से क्रम में? अपकेंद्रीय क्रम में, क्योंकि जो टीपी है वो कहां लग रहा है? भीतर से बाहर की ओर, मतलब कोशिका द्रव के द्वारा कोशिका झिल्ली पर दाब लग रहा है। लेकिन बात करें हम भित्ति दाब की, WP की, किसकी बात करेंगे? WP। तो WP देखो, कोशिका भित्ति ये रही, कोशिका झिल्ली ये रही। इस कोशिका भित्ति के द्वारा इस कोशिका झिल्ली पर दाब लग रहा है, मतलब बाहर से भीतर की ओर। तो जो WP लगता है वो अभिकेंद्रीय क्रम में लगता है, अर्थात बाहर से भीतर की ओर लगता है। तो ये था स्फीत दाब और भित्ति दाब। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दाब है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता इसे बोलते हैं डिग्री। कई बार डीपीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो डीपीडी की फुल फॉर्म होती है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी की फुल फॉर्म होती है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। विसरण दाब न्यूनता, जैसे एसपी सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं इसको? चूषण दाब भी कह देते हैं। देखिएगा, विसरण दाब न्यूनता से हमें सीधा तात्पर्य यह है कि जिस कोशिका के लिए डीपीडी का मान जितना अधिक होगा उस कोशिका को उतने ही अधिक जल की आवश्यकता होगी। तो यहां देखो, यदि हम शुद्ध विलायक की बात करें, किसकी बात करें? शुद्ध विलायक, अर्थात जल की बात कर रहे हैं, तो जल का विसरण दाब जो है, जल का विसरण दाब कैसा होता है? अधिकतम। जो शुद्ध जल है उस शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होगा? अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध विलायक है उस शुद्ध विलायक में विलेय नहीं घुला होता है। तो जब शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक अर्थात जल
विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का विसरण दाब कम होता जाता है। तो देखो जब शुद्ध विलायक का जब शुद्ध विलायक में यानी कि जल में क्या मिलाते हैं, विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं, तो जो विलयन बनता है उस विलयन का विसरण दाब क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन किसमें वृद्धि हो जाएगी बेटा, परासरण दाब में। लेकिन परासरण दाब यानी कि ओपी बढ़ता जाता है। तो देखो इसका विसरण दाब तो कम हो जाएगा, जैसे जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी विलायक के जल में तो उसका विसरण दाब तो कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो परासरण दाब है उस परासरण दाब में वृद्धि हो जाती है। क्यों, अभी हमने पढ़ा था परासरण दाब के अंतर्गत कि जो विलायक है उस विलायक में जितने अधिक विलेय की संख्या होगी या विलेय जितना अधिक घुला हुआ होगा उस विलयन का परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर जब विलेय की मात्रा बढ़ती है तो विलयन का जो विसरण दाब है वो कम होता जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक यानी कि जल में विलेय की मात्रा बढ़ाने पर विलेय की मात्रा बढ़ाने पर शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी आती है उसे ही विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो देखो क्या डेफिनेशन निकल के आई यहाँ पर कि शुद्ध विलायक या जल में विलेय की मात्रा बढ़ाने पर, किसकी मात्रा बढ़ाने पर, विलेय की मात्रा बढ़ाने पर जो शुद्ध विलायक है इस शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के मिश्रण दाब में जो कमी आती है उसे ही क्या कहते हैं, हमें विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो यहां पर देखो जो विसरण दाब न्यूनता है, इस विसरण दाब न्यूनता का मान अर्थात डीपीडी का मान कोशिका के लिए जितना अधिक होगा उतनी ही उस कोशिका को जल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका मान बढ़ेगा, परासरण दाब का मान बढ़ता है और परासरण दाब का मान जितना अधिक होगा वो कोशिका को उतने ही अधिक जल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जो डीपीडी है, डीपीडी वो परासरण दाब और भित्ति दाब के अंतर के बराबर होती है। अर्थात जो डीपीडी है इस डीपीडी का मान परासरण दाब और भित्ति दाब इसके अंतर के बराबर होता है।
तो यदि हमें विसरण दाब, न्यूनता, परासरण दाब और भित्ति दाब में अंतर देखें तो क्या समीकरण निकल के आती है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहां देखो, जब कोशिका में जल प्रवेश करेगा, क्या करेगा? जब कोशिका में जल प्रवेश करेगा, तो जब जल प्रवेश करेगा तो ओपी का मान क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा और टीपी का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो जाएगी उस समय जो टीपी है, टीपी का मान किसके बराबर हो जाएगा? परासरण दाब ओपी के बराबर। तो हम कह सकते हैं कोशिका की स्फीत अवस्था में, देखो हम कह सकते हैं कि स्फीत अवस्था में टीपी का मान किसके बराबर था बेटा? ओपी के बराबर। जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि स्फीत अवस्था में टीपी का मान किसके बराबर है? ओपी के बराबर। तो देखो डीपीडी बराबर ओपी योग रख दिया हमने माइनस स्फीत अवस्था में टीपी का मान किसके बराबर हो गया? ओपी के बराबर। तो ये प्लस का ओपी, ये माइनस का ओपी, ओपी से ओपी कैंसिल, तो क्या है? डीपीडी बराबर 0। क्या आया? डीपीडी का मान 0 आया। किस अवस्था में आया? स्फीत अवस्था में। और अभी हमने कहा था कि जब डीपीडी का मान कोशिका के लिए 0 आता है तो उस कोशिका को जल की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में यानी कि पूर्णतः फूली हुई होगी। देखिएगा, यदि हमें डीपीडी, ओपी व टीपी में संबंध को देखें तो यहां में ग्राफ के द्वारा समझेंगे इसको कि डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या संबंध है। देखो यहां पर इस अक्ष पर लिया टीपी मतलब टर्जर प्रेशर, स्फीत दाब, स्फीत दाब। इस अक्ष पर लिया हमने ओपी, ओपी का मतलब होता है परासरण दाब, परासरण दाब। तो यहां देखो, जब टीपी का मान 0 है, जब टीपी का मान क्या है? 0, तो उस समय कोशिका कैसी है? सलग। जब टीपी का मान शुरुआत में, यहां देखो इस जगह पर, तो टीपी का मान शुरुआत में क्या है? 0 है। उस समय कोशिका कैसी थी? स्लथ कोशिका थी, अर्थात कोशिका कैसी थी? बिल्कुल ढीली, क्योंकि उस कोशिका में जल की कमी थी। तो जब टीपी का मान 0 था उस समय देखो ओपी का मान क्या था? मैक्सिमम। तो यहां पर ओपी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम होगा। तो जब टीपी का मान 0 तो ओपी का मान मैक्सिमम था यानी कि अधिकतम था। तो देखो उस समय
डीपीडी का मान कितना था, इतना था। कोशिका के लिए जो डीपीडी थी वो कैसी थी, अधिकतम थी। कैसी थी, अधिकतम। तो यहां देखो जैसे जैसे ओपी कम हुआ, जैसे जैसे क्या होगा, ओपी में कमी आएगी, तो यहां पर ओपी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे ओपी डिक्रीज हो रहा है तो टीपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर टीपी के मान में वृद्धि होगी। तो जब टीपी का मान बढ़ेगा तो ओपी का मान क्या होगा, कम होगा। और जब टीपी और ओपी का मान जो है एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो टीपी है, इस टीपी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर। और जब टीपी का मान ओपी के बराबर हो जाएगा तो कोशिका कैसी हो जाएगी, पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाएगी। तो देखिएगा जब टीपी का मान 0 तो ओपी का मान मैक्सिमम। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, डीपीडी को। इसको प्रदर्शित करेगा ये डीपीडी को। देखो शुरुआत में कोशिका को इतने जल की आवश्यकता थी, फिर इतनी 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 और लास्ट में जाकर कोशिका को जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोशिका पूर्ण स्थित अवस्था में आ जाती है। तो जब अंडा पराशरण के द्वारा इस कोशिका में जल प्रवेश करता है तो टीपी के मान में तो वृद्धि होती जाती है और ओपी का मान घटता जाता है। तो उस समय टीपी का मान ओपी के बराबर हो जाता है। और जब टीपी का मान ओपी के बराबर हो जाता है तो कोशिका में उत्पन्न जो डीपीडी है उसका मान 0 हो जाता है। अभी हमने ये कहा था कि स्थित अवस्था में टीपी का मान ओपी के बराबर हो गया तो उस समय कोशिका में जो उत्पन्न डीपीडी है उसका मान 0 हो जाता है। तो जब कोशिका के अंतर्गत डीपीडी का मान 0 हो जाता है तो कोशिका में जल प्रवेश करना बंद कर देता है, अर्थात उस कोशिका को फिर जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था डीपीडी ओपी में टीपी में संबंध। यदि हम देखिएगा कुछ कंडीशंस है, यहां बात कर रहे थे सलत कोशिका की। तो सलत कोशिका के लिए पहली कंडीशन हो जाएगी, सलत कोशिका के लिए डीपीडी। देखो सलत कोशिका है, उस सलत कोशिका के लिए हमने क्या माना, क्या होता है, टीपी का मान 0 होता है। सलत कोशिका के लिए टीपी का मान क्या आता है, 0, क्योंकि जो कोशिका सलत होगी मतलब ढीली जो कोशिका होगी, सिर्फ ढीली कोशिका के लिए स्फीत दाब बिल्कुल भी नहीं होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। जब टीपी का मान 0 है तो हम देखो डीपीडी का मान निकालो, डीपीडी बराबर हो जाएगी ओपी माइनस टीपी। क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। यहां पर टीपी का मान रखो तो ओपी बराबर ओपी माइनस हो जाएगा 0, तो डीपीडी हो जाएगी डीपीडी बराबर ओपी। अर्थात सलत कोशिका के लिए जो डीपीडी का मान आएगा वो किसके बराबर होगा, पराशरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सलत कोशिका और सलत कोशिका के लिए जो डीपीडी है वो ओपी के बराबर होगी, यानी पराशरण दाब के बराबर होगी। तो उस कोशिका को जल की अधिक आवश्यकता होगी। सेकंड कंडीशन है आंशिक एसोफिल सेल्स के लिए डीपीडी।
टीपी का मान होगा वो सलज कोशिका की तुलना में अधिक होगा। तो आंतरिक स्फीत कोशिका के लिए तो टीपीएस टीपी का मान मतलब स्फीत दाब का मान क्या होगा सलज कोशिका से अधिक होगा, अर्थात जीरो नहीं होगा, जीरो से क्या होगा अधिक होगा। जब जीरो से अधिक होगा तो वो मान किसमें से घटेगा, ओपी में से घटेगा। जब ओपी में से वो मान घटेगा तो जो डीपीडी का मान है वो इस सलज कोशिका की तुलना में कम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी का मान शलथ कोशिका से कम होता है। अतः इस कोशिका को शलथ कोशिका से कम जल की आवश्यकता होगी। क्या होगी, कम जल की आवश्यकता। क्योंकि देखो यहाँ पर कोशिका बिल्कुल पूरी सलग है और यहाँ पर आंशिक स्फीत है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत जल है जिससे ये थोड़ी फूली हुई है। ठीक है, तो क्या होगा इसकी तुलना में इसको जल की कम आवश्यकता होगी। कंडीशन नंबर 3, पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी का मान क्या होगा, तो हम बता चुके हैं कि जो पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए टीपी का मान किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर। किसके लिए, पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए तो पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए जो टीपी है, टीपी का मान किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। जब टीपी का मान ओपी के बराबर है तो हमने देखा कि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। तो टीपी का मान किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर, तो रख दो ओपी माइनस ओपी हो जाएगा। तो ओपी से ओपी कैंसिल हो जाएगा और डीपीडी का मान क्या आया, 0। डीपीडी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी का मान 0, तो उस कोशिका को जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। यहाँ पर हमें एक सवाल लेके देखें, छोटा सा सवाल है। देखिएगा, किसी कोशिका ए के लिए ओपी बराबर 10 वायुमंडल, टीपी बराबर 5 वायुमंडल
तथा कोशिका बी के लिए ओपी बराबर है 8 ATM तथा टीपी बराबर है 6 वायुमंडल हो तो वायुमंडल है। यदि इन दोनों सेल्स को SPF द्वारा अलग कर दिया जाए तो जल का गमन किस कोशिका की ओर होगा? देखो, एक कोशिका ए के लिए ओपी का मान 10 है और टीपी का मान 5 है, तो कोशिका बी के लिए ओपी का मान 8 है और टीपी का मान 6 है। यदि इन दोनों कोशिकाओं को अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा अलग कर दें, यानी पास पास रख दें, तो जल का गमन किस कोशिका की ओर होगा? तो यहाँ पर हमें डीपीडी में अंतर देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, कोशिका ए के लिए डीपीडी निकालो। यहाँ पर डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। कोशिका ए के लिए ओपी कितना है? 10। टीपी कितना आया? -5। तो डीपीडी का मान कितना आया कोशिका ए के लिए? 10 में से 5 गए तो 5। कोशिका बी के लिए देखो, कोशिका बी के लिए डीपीडी कितनी है? ओपी माइनस टीपी। ओपी कितना है बी के लिए? ओपी 8। टीपी का मान कितना आया? 6। 8 में से 6 गए तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पर डीपीडी का मान क्या आया? 2। तो कुछ देर पहले हमने कहा कि डीपीडी का मान जिस कोशिका के लिए जितना अधिक होगा, उस कोशिका के लिए जल की उतनी अधिक आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर डीपीडी का मान कितना है? 5 है। यहाँ पर डीपीडी का मान कितना है? 2 है। इसका मतलब इस कोशिका की तुलना में जो ए कोशिका है, इसको जल की अधिक आवश्यकता होगी। जब कोशिका ए को अधिक जल की आवश्यकता है, तो जो जल है वो इससे कोशिका बी से ए की ओर प्रवेश करेगा या प्रवाहित होगा। देखो, ये कोशिका ए है, ये कोशिका बी है। इन दोनों कोशिकाओं को अलग कर दिया। तो यहाँ पर देखो, कोशिका ए के लिए डीपीडी कितना आया? 5। और कोशिका बी के लिए डीपीडी का मान कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो यहाँ देखो, इसके लिए डीपीडी का मान 5, इसके लिए डीपीडी का मान 2। इस कोशिका के लिए डीपीडी अधिक है, इसीलिए जो जल है उस जल का गमन कोशिका बी से ए की ओर होगा। जल का गमन किधर होगा? कोशिका बी से ए की ओर होगा, क्योंकि इस कोशिका को जल की अधिक आवश्यकता होगी। तो ये था कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब।